ओके, तो आज हम देखते हैं ड्रग्स के बारे में जो यूज़ कर सकते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स है। फर्स्ट ड्रग इज़ रिलीफ ऑफ कंजेशन और लो कार्डियक आउटपुट एंड रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस, और सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग है अरेस्ट और रिवर्सल ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन एंड प्रोलॉन्गिंग सर्वाइवल। ठीक है, तो हम एक के बाद एक इन ड्रग्स के बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ, दैट इज़ रिलीफ ऑफ कंजेशन। रिलीफ मतलब छुटकारा। किससे छुटकारा? कंजेशन से छुटकारा। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ ड्रग्स है जिससे हम कंजेशन से हमको छुटकारा मिलेगा, या तो फिर रिलीफ ऑफ लो आउटपुट। तो हमने देखा कि कैसे कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होती है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, तो हमको उससे भी छुटकारा चाहिए। एंड रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस, हमको कार्डियक परफॉर्मेंस को रिस्टोर करना, हमको रीगेन करना है कार्डियक परफॉर्मेंस काफ़ी तरीके से कम हो गई थी, तो हमको कार्डियक परफॉर्मेंस को फिर से उसे ट्रैक में लाना है। तो हमारे पास इस तरीके के ऐसे ड्रग्स है। हाँ, तो इसमें हमको 5 क्लास ऑफ ड्रग्स है। पहली क्लास है आइनोट्रोपिक ड्रग्स, दूसरी क्लास है डायूरेटिक्स, तीसरी क्लास है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर्स, फोर्थ क्लास है वैसोडायलेटर्स, और फिफ्थ 5वीं क्लास है बीटा ब्लॉकर्स। तो अब इन सब के बारे में देखते हैं एक के बाद एक। तो पहले हम देखते हैं आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करना। तो हम ऐसे ड्रग को यूज़ करेंगे जिससे हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी। तो हमें पता है कि अगर हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके के ड्रग्स है। तो हमारे पास आइनोट्रोपिक ड्रग्स 3 तरीके के हैं। पहला है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसे हम कार्डियोटॉनिक भी कहते हैं, जैसे कि डिजिटालिस। सेकंड है बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, और तीसरा है फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। तो हम इनके बारे में एक के बाद एक देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट से। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले एक डायग्राम उतारते हैं मायोकार्डियल सेल्स का, और देखते हैं कि बीटा 1 रिसेप्टर की एगोनिस्ट की वजह से क्या होगा। तो समझिए कि ये आपकी एक मायोकार्डियल सेल है, और यहाँ पर है आपकी बीटा 1 रिसेप्टर। यहाँ पर है अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट, और इसके साथ पाई जाती है गोनासिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो बीटा 1 रिसेप्टर एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि डोपामाइन और डोब्यूटामाइन। तो जब ये डोपामाइन या डोब्यूटामाइन इंटरैक्ट करते हैं हमारे बीटा 1 रिसेप्टर से जो मायोकार्डियम में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इसकी एक्टिवेशन होगी। सबसे पहले गोनासिन डाइफॉस्फेट निकलेगा और रिप्लेस होगा गोनासिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, गोनासिन डाइफॉस्फेट निकल के गोनासिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक इफेक्टर होता है जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज, जो एक एंजाइम है। तो ये जो GS प्रोटीन अलॉन्ग विथ अल्फा सब यूनिट ये इंटरैक्ट करेगा एडिनाइल साइक्लेज से, और इसे ये एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने से ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी चालू करेगा, और इसकी एक ही एक्टिविटी है, वो है ATP को कन्वर्ट करे साइक्लिक AMP में। ठीक है, तो हमने साइक्लिक AMP बना दी। अब ये साइक्लिक AMP जो है ये एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को जिसे बोलते हैं प्रोटीन काइनेज A। ठीक है, अभी प्रोटीन काइनेज A क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा एक कैल्शियम चैनल को। ये फॉस्फोराइलेट करेगा एक कैल्शियम चैनल को, जिसकी वजह से कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये करेगा, ये फॉस्फोराइलेट करेगा कैल्शियम चैनल को, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन होगा। इसके साथ में प्रोटीन काइनेज A 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करेगा। उनका नाम है ट्रोपोनिन एंड फॉस्फोलैम्बिन। ठीक है, ये 2 प्रोटीन एक्टिवेट हो गए प्रोटीन काइनेज A से। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये कैल्शियम आयन इंटरैक्ट करेगा फॉस्फोलैम्बिन से और ट्रोपोनिन से। जो ट्रोपोनिन जब इंटरैक्ट करेगा कैल्शियम आयन से, तो इससे इंक्रीज़ हो जाएगी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो द लेफ्ट वेंट्रिकल का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से इंटरैक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एकदम ज़्यादा हो जाएगा।
और जब कैल्शियम आयन इंटरेक्ट करेगा फॉस्फोलैम्बिन प्रोटीन से, तो ये क्या इंक्रीज़ करेगी, इसकी रिलैक्सेशन टाइम, मतलब ये जल्दी से रिलैक्स हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और रिलैक्सेशन भी फास्ट हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन फास्ट होएगा तो उसके बदले कॉन्ट्रैक्शन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इसके देने की वजह से क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, प्लस ये ऑल्सो इंक्रीज़ करेगा हार्ट रेट को, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हमको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने, समझो ये है, हमने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ कर दिया तो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड इजेक्ट आउट कर सकता है, और जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर देगी, हो सकती है। लेकिन अगर हमने हार्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया, अगर हमने हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर गया, तो इसकी वजह से जो हमारा हार्ट का जो वर्कलोड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए थी, हमको हार्ट रेट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करना है, जो हो भी रहा है, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ करने का, जैसे कि डोपामाइन और डोप्यूटामाइन, ये क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा। हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये एक एडवर्स इफेक्ट की तरह हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमको हार्ट रेट इंक्रीज़ नहीं करना, हमको सिर्फ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करना है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये क्या करता है बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये जाके इंटरेक्ट करेगा बीटा 1 रिसेप्टर से, जो है एक जी स्टिमुलेटरी काइंड ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या होती है, गोनासिन डाइफॉस्फेट निकल के इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय गोनासिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जी प्रोटीन अलॉन्ग विद अल्फा सबयूनिट ये इंटरेक्ट करेगा एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम से, और ये एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद ये कन्वर्ट करेगा एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करेगा एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट, मतलब प्रोटीन काइनेज ए 3 चीज़ें करता है। पहला चीज़ है फॉस्फोराइलेशन ऑफ कैल्शियम चैनल, जिसके वजह से कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ है एक्टिवेशन ऑफ ट्रोपोनिन। तीसरी चीज़ है एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलैम्बिन। ट्रोपोनिन एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये इंटरैक्ट करेगा कैल्शियम आयन से, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फॉस्फोलैम्बिन भी इंटरैक्ट करेगा कैल्शियम आयन से, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्रीज, मतलब टाइम नहीं, फास्टर रिलैक्सेशन, इट विल, मतलब रिलैक्स एकदम फास्ट हो जाएगा, और रिलैक्स फास्ट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में। तुरंत हम बात करेंगे फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स के बारे में। एग्जाम्पल है एम्ब्रिनोन एंड मिलरिनोन। तो ये फॉस्फोडाइस्टरेज क्या है, ये एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम का क्या वर्क है, तो ये है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम। ये एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम का काम है कि ये इनहिबिट करे साइक्लिक एएमपी को। ओके, ये साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट करता है। अगर साइक्लिक एएमपी इनहिबिट हो गया, अगर ये इनहिबिट हो गया तो प्रोटीन काइनेज ए भी इनहिबिट हो जाएगा। अगर प्रोटीन काइनेज ए इनहिबिट हो गया तो इसकी कैल्शियम चैनल की एक्टिवेशन भी नहीं होगी, ट्रोपोनिन की एक्टिवेशन भी नहीं होगी, फॉस्फोलैम्बिन की भी एक्टिवेशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटर इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर रहे हैं। तो हमारे पास ड्रग्स का नाम है फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। तो ये जो एम्ब्रिनोन मिलरिनोन, ये जो 2 ड्रग्स ये क्या करते हैं, ये इस एंजाइम फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करते हैं। तो अगर हमने इसे इनहिबिट कर दिया तो ये साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाएगा, कैल्शियम चैनल भी एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रोपोनिन भी एक्टिवेट हो जाएगा, फॉस्फोलैम्बिन भी एक्टिवेट हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और साथ में हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, ये दोनों का एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स क्या करेगा, ये साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट होने से बचाएगा। ये जो एंजाइम है फॉस्फोडाइस्टरेज, ये हमारे बॉडी में ही पाई जाती है और ये इनहिबिट करेगा साइक्लिक एएमपी को। तो अगर हमने साइक्लिक एएमपी की इनहिबिशन रुका दी तो सारे फंक्शनैलिटी कंटिन्यू हो जाएंगे। तो यह है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले ड्रग जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और एग्जांपल है डिकॉक्सिन। तो हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिकॉक्सिन। तो डिकॉक्सिन एक प्लांट बेस्ड ड्रग है। डिजिटैलिस से हम लोग उस डिकॉक्सिन को लेते हैं, और डिजिटैलिस में डिकॉक्सिन ही नहीं डिजिटॉक्सिन भी पाया जाता है। डिकॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन दोनों ही डिजिटैलिस में पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग डिकॉक्सिन ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि डिजिटॉक्सिन की ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। और आप ये भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे टॉक्सिन लिखा हुआ है, टॉक्सिन मतलब दिस इज़ पॉइजनस, तो इसलिए हम लोग डिजिटॉक्सिन को नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ डिकॉक्सिन को यूज़ करते हैं एज अ कार्डियोटॉनिक। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। सपोज़ कीजिए कि ये आपकी मायोकार्डियल सेल है, सॉरी मायोकार्डियल टिश्यू होती है, मायोकार्डियल टिश्यू है, और यहाँ पर जैसे कि सारे सेल्स में सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है, इसमें भी सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है, जिसके थ्रू 3 सोडियम बाहर निकलते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये पंप ये प्रेजेंट है हमारे मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम में और एक पंप भी प्रेजेंट है जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू क्या होता है, एक सोडियम अंदर जाता है और एक कैल्शियम बाहर जाता है। ओके, सोडियम अंदर आता है और कैल्शियम बाहर जाता है। और ये चीज़ आपको शायद कंफ्यूज भी कर जाएगी, कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है। तो एक सिंपल तरीका याद करने के लिए आपको तो ये तो कॉमन ही है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, ये तो कॉमन ही है कि सोडियम बाहर निकलता है। तो जब एक गेट से सोडियम बाहर निकलता है तो भगवान ने और एक गेट दी है जिसकी वजह से सोडियम आयन फिर से अंदर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से सोडियम आयन अंदर आता है और एक कैल्शियम आयन बाहर जाता है। ये एक चीज़ है। और एक चीज़ है कि मायोकार्डियम में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कैल्शियम आयन्स। अब बिलीव कीजिए कि 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम आयन प्रेजेंट है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्लस इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक और रिसेप्टर पाया जाता है जिसको नाम है रायनोडिन रिसेप्टर, और एक रिसेप्टर है जिसका नाम है सरका मतलब सिक्वेस्ट्रिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम, दैट इज़ सरका। ये दोनों रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब हम देखते हैं ए नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद हम देखते हैं कि जब डिजिटैलिस देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो नॉर्मली जब हमारा मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको पता ही होगा कि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम अंदर आता है, इज़न्ट इट। तो कैल्शियम चैनल के थ्रू सपोज कीजिए कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होता है हमारे मायोकार्डियम में। तो ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम आयन क्या करते हैं, ये जाकर एक्टिवेट करते हैं रायनोडिन रिसेप्टर को, और ये रायनोडिन रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने के बाद सारे 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है साइटोप्लाज्म में, और ये 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। और कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होने के बाद क्या होता है, ये सरका प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से सारे 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाते हैं। और ये जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम है जिसकी वजह से रायनोडिन रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है, ये इस पंप के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सोडियम आयन अंदर आता है और कैल्शियम आयन पूरे 10 के 10 कैल्शियम आयन्स बाहर निकल जाते हैं। यह नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने डिकॉक्सिन दिया तो क्या होता है। तो डिकॉक्सिन का मेन क्या काम है, डिकॉक्सिन आकर इस पंप को बंद कर देता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप बंद कर देता है। जब ये पंप बंद हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम आयन की एग्ज़िट बंद हो जाएगी। जब सोडियम आयन की एग्ज़िट बंद हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा, सारे सोडियम आयन्स इस मायोकार्डियम में क़ैद हो जाएंगे, वो जेल हो जाएंगी इस मायोकार्डियम में। और यू कैन से कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो मात्रा है सोडियम आयन की, इस मायोकार्डियम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इस मायोकार्डियम में बहुत बढ़ जाएगा तो और इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर हम लोग ये पंप बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पंप भी बंद हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर ये पंप बंद हो गया तो क्या होगा। सपोज़ कीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के बाद 10 कैल्शियम आयन अंदर आ जाएंगे इस मायोकार्डियम के। इस 10 कैल्शियम आयन ये एक्टिवेट करेंगे रायनोडिन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से 1000 कैल्शियम आयन बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद ये सरका प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और सारे 1000 मॉलिक्यूल्स फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएंगे। ये 10 कैल्शियम आयन ये भी जा रहे थे बाहर जाने के लिए, लेकिन ये गेट बंद है, ये पंप बंद है। तो क्या होगा, सरका प्रोटीन के थ्रू ही जैसे कि 1000 मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, उनके साथ ये 10 मॉलिक्यूल भी अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम नहीं है, इसके अंदर है 1010 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स। फिर दूसरी बार जब कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाएगा, दोबारा कोई दूसरा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम आयन अंदर जाएगा और ये 10 मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट करेगा राइनोडिन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से 1010 मॉलिक्यूल्स, अभी है 1010 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सरका प्रोटीन भी रिलैक्स हो जाएगा एंड 1010 मॉलिक्यूल्स फिर से अंदर जाएंगे। लेकिन ये जो 10 मॉलिक्यूल्स अंदर आए थे उनके पास भी एग्जिट के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये भी यहाँ पे ही अंदर चले जाएंगे। तो अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस का लेवल और इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि 1010 के बजाय अब इसमें पाए जाएंगे 1020 मॉलिक्यूल्स। फिर से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाएगा, फिर से दोबारा कोई 10 कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे। ये 10 कैल्शियम आयन फिर एक्टिवेट करेंगे राइनोडिन रिसेप्टर को, इस बार 1020 कैल्शियम आयन रिलीज़ हो जाएंगे और ये और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। फिर से सरका प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से 1020 अंदर जाएंगे। ये 10 कैल्शियम आयन यहाँ पर अभी भी ये गेट बंद है, तो ये भी सीधा अंदर चले जाएंगे। तो अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन फिर से और 10 बढ़ जाएगा, जैसे कि 1030, और फिर से ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक वक्त आ जाएगा कि 1000 के बजाय इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 2000 मॉलिक्यूल्स। 2000 कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट हो जाएंगे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और आपको पता ही होगा कि कैल्शियम आयन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे कैल्शियम आयन की मात्रा इंक्रीज़ हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से डिजिटैलिस इंक्रीज़ करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वो कैसे इंक्रीज़ करता है, कैल्शियम आयन का जो मात्रा है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंक्रीज़ करता रहेगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, तो डिजिटैलिस क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। एक और चीज़ जो डिजिटैलिस करता है कि ये इसके पास एक वेगोमैग्नेटिक एक्शन है। मतलब समझिए कि ये आपका हार्ट है, ये है एसए नोड और ये है आपकी एवी नोड। तो डिजिटैलिस वेगल न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट करता है। तो ये है एक वेगल नर्व है, राइट वेगल नर्व अप्रोच करता है एसए नोड को, लेफ्ट वेगल नर्व अप्रोच करता है एवी नोड को। और आपको पता है वेगल नर्व क्या रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन का एक्शन क्या है एसए नोड और एवी नोड पे। एसए नोड के पास है M2 रिसेप्टर, एवी नोड के पास भी M2 रिसेप्टर है, जिसके वजह से एसए नोड की फायरिंग भी रिड्यूस हो जाती है और एवी नोड की कंडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है। जब फायरिंग रिड्यूस हो जाती है मतलब हार्ट रेट भी रेड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है कि डिजिटैलिस का एक्शन क्या है, इट विल जस्ट इंक्रीज दी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन हार्ट रेट जो है वो रेड्यूस हो जाता है। जब हार्ट रेट रेड्यूस हो जाता है दैट मीन्स के वर्कलोड भी रेड्यूस हो जाता है। तो ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ये बेटर ड्रग्स है एज़ कम्पेयर टू बीटा-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स, क्योंकि ये ड्रग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो इंक्रीज़ करते हैं लेकिन हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं ये लोग सिर्फ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही इंक्रीज़ करते हैं और हार्ट रेट रेड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वर्कलोड ऑफ द हार्ट है वो भी रेड्यूस हो जाता है। तो इसलिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर दी बेस्ट ड्रग्स
बेस्ट आइनोट्रोपिक ड्रग्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ नहीं करते, उल्टा ये हार्ट रेट को रेड्यूस करते हैं, जिसके वजह से हार्ट का जो वर्कलोड है वो भी रेड्यूस हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग आइनोट्रोपिक ड्रग्स। नेक्स्ट हम जाते हैं सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स जो है कि डायूरेटिक्स। मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी है डायूरेटिक्स के ऊपर, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर्स। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। वैसोडायलेटर्स जैसे कि नाइट्रेट्स, हाइड्रोलाजीन और नाइट्रोप्रोसाइड्स, तो ये क्या करते हैं, ये लोग डायलेट करते हैं। नाइट्रेट सिर्फ वेन्स को डायलेट करता है, हाइड्रोलाजीन सिर्फ आर्टरीज़ को डायलेट करती है, नाइट्रोप्रोसाइड्स वेन्स एज वेल एज आर्टरीज दोनों को ही डायलेट करती है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। जैसे कि बीटा 1 रिसेप्टर को अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, ये जो बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं हार्ट में एज वेल एज ऑन दी जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ योर किडनीज। जो बीटा 1 रिसेप्टर जो हमारे हार्ट में है उसको अगर हमने इनहिबिट किया तो क्या होगा, इससे हार्ट रेट रेड्यूस हो जाएगा। हार्ट रेट रेड्यूस होने की वजह से हार्ट का जो वर्कलोड है वो भी रेड्यूस हो जाएगा। प्लस बीटा 1 रिसेप्टर ऑल्सो प्रेजेंट है हमारे किडनीज में, जो है जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है, जिसके एक्टिवेशन की वजह से रेनिन रिलीज़ होता है। तो हम लोग अगर बीटा 1 रिसेप्टर किडनीज की इनहिबिट करते हैं तो रेनिन रिलीज़ भी इनहिबिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से और यूज़फुलनेस हो जाएगी, मतलब सारे जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज और वेन्स हो रहे थे वो भी इनहिबिट हो जाएगा, और अल्डोस्टेरोन सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स जो है अरेस्ट और रिवर्सल ऑफ डिजीज़। अरेस्ट और रिवर्सल ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन। जो डिजीज़ का प्रोग्रेस हो रहा था, डिजीज़ का प्रोग्रेस कैसा हो रहा था, इसके कार्डियक रीमॉडलिंग होकर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये चौड़ी हो रही थी, तो इसको हम लोग को बंद करना है, इसको रोकना है। तो हम कैसे रोक सकते हैं, वो सारे ड्रग्स हैं। एंड प्रोलॉन्गिंग द सर्वाइवल, तो हमारी जो ज़िंदगी है उसको बढ़ा रहे हैं, जो हार्ट की जो ज़िंदगी, जो हार्ट की लाइफ है उसको बढ़ा रहे हैं, ऐसे वाले ड्रग हैं। तो फर्स्ट ड्रग है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स और अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये दोनों का सबसे ज़्यादा रोल पाया जाता है, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन 2 जो कंपाउंड है वो अगर अल्डोस्टेरोन से मिल जाता है, इसके वजह से क्या होता है, कार्डियक रीमॉडलिंग हो जाती है, जो हाइपरट्रॉफी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की उसकी होती है। तो अगर हमने वो दोनों चीज़ें इनहिबिट किया तो ये जो चौड़े हो रहे थे, ये जो कार्डियक रीमॉडलिंग हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो हाइपरट्रॉफी हो रही थी, वो चीज़ें हम लोग इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स से क्या होगा, जो हार्ट का जो वर्कलोड है वो भी रेड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग जो हार्ट की जो सर्वाइवल है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे ड्रग्स विच कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ये वीडियो आप देखो, समझो और शेयर करो। थैंक यू।